अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। स्टूडेंट 6 क्लास ज्योग्राफ़ी। स्टूडेंट्स बहुत अरसा पहले मैंने ना ज्योग्राफ़ी के पिछले साल लेक्चर डाले थे 2। तो मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को ज्योग्राफ़ी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि ज्योग्राफ़ी के आप लोगों को लेक्चर, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की और बाद में देखे, शुरू में मैंने जब वो लेक्चर डाले थे तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया 6 क्लास में से, तो मैंने वो बंद कर दिया। और उसकी दूसरी रीज़न ये थी कि 6 क्लास मेरे पास ना आपकी बुक नहीं थी अवेलेबल, तो मेरे पास 8th क्लास का कोर्स था, इसीलिए मैंने वही पढ़ाया और वो डिटेल में मेरे चैनल पे स्टार सेंटर पे मौजूद है। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए ना ये मैंने छोड़ा था 8 पेज तक पढ़ा दिया था ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम वालों का। तो अब हम आएंगे 9 पेज पे, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड द टाइप्स ऑफ द रॉक्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ज़मीन के अंदर ना बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी जगह से हिलती रहती हैं और उसकी मूवमेंट की वजह से ना बहुत कुछ होता है। ज़मीन के दर्जा हरारत में, माहौल में, मौसम में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे आप में से कुछ लोग इंटरप्ट भी करते हैं बाज़ औक़ात जब मैं लेक्चर डालती हूँ, तो वो कहते हैं कि जो हमें एक एक लफ्ज़ समझ नहीं आया। तो अब ये इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए ना कि अब जब आप नेट पे मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आप उसी नेट पे गूगल सर्च कर लें। आपको अगर कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो आप उसका मीनिंग वहाँ से ढूंढ लिया करें, ठीक है बेटा। तो बुरा नहीं बनाना इस चीज़ को, ये आपको थोड़ी सी अकल करनी चाहिए कि अगर कोई लफ्ज़ आपको नहीं मिल रहा है तो आप ट्रांसलेट कर लें उसको। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो, साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 250 मिलियन सालों पहले अर्थ डिडंट हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के 7 बड़े आज़म नहीं थे। देयर वॉज वन मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। एक बहुत बड़ा सारा, बहुत ह्यूज किस्म का एक ही कॉन्टिनेंट पाया जाता था ज़मीन पर, ये जो साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है, साइंस कहती है। उसका नाम था पेंजिया, मीनिंग होल अर्थ, जिसका मतलब है होल अर्थ। The concept was given by German scientist Alfred Wegener in the early 20th century। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड विजिनर ने दिया था 20वीं सदी के आगाज़ में। द इंटरनल movements of the earth broke apart the super continent and formed present day continents and oceans। उसने कहा कि ज़मीन के अंदरूनी मूवमेंट की वजह से ना ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जो एक ही शक्ल में था, जिसे पेंजिया का नाम दिया जाता है, पेंजिया टूट गया और टूटकर आज की मौजूदा हालत में आ गया, जो कि 7 बड़े आज़मों में तब्दील हो चुका है। 7 टुकड़े हो चुके हैं ज़मीन के, खुश्की के जो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। ज़मीन के ऊपर पानी के अलावा जो खुश्की के टुकड़े तैर रहे हैं ना, वो 7 हैं, जिन्हें हम 7 कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, 7 बड़े आज़म। एंड द ओशंस, और ओशन कौन क्या है? पानी, समुंदर, बड़े समुंदर, ठीक है, सीज एंड द ओशंस। प्लेट टेक्टोनिक। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अगर बहुत सारी चीज़ें 6 क्लास आप लोग क्योंकि नए नए आते हैं ना, अभी आप लोगों का इतना मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये आपकी बुक्स हैं भी थोड़ी सी टफ़। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आए तो मैंने 8th क्लास के बहुत डिटेल में ज्योग्राफी के लेक्चर डाले हैं, तो आप कभी कभी वो भी निकाल के सुना करें। उसमें मैंने बहुत सारे इमेजेस दिए हुए हैं, तो जिसकी वजह से ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये प्लेट्स के हवाले से भी मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर दिए हुए हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाज प्रेजेंट इन 1967 बाय मैकेंजी एंड पार्कर। 2 लोगों ने, मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पेश की थी। द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज ब्लॉक्स। कि अर्थ की ऊपरी सतह कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई केक बनाते हैं तो उसका जो बिल्कुल टॉप होता है, इसी तरह अर्थ का जो टॉप होता है वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। इसको डिवाइड किया जाता है मज़ीद ब्लॉक्स में। दीज ब्लॉक्स आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड आर जनरली नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। कहते हैं जी कि ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ना, जो ऊपरी सतह पे होती हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहलाती हैं और आमतौर पर इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। जो इसका नाम दिया जाता है वो टेक्टोनिक प्लेट है। द वर्ड टेक्टोनिक मीन्स मूवमेंट।
लव्स टेक्टोनिक का मतलब है हरकत। These plates are floating over the asthenosphere। अच्छा, ये जो प्लेट्स हैं ये तैर रही हैं, फ्लोटिंग होता है तैरना, ओवर ऊपर किसके, एस्थेनोस्फेयर के। एस्थेनोस्फेयर इसकी एक दूसरी सतह है जिसके बारे में हम पढ़ के अभी आ चुके हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे लिथोस्फेयर के नीचे जो अर्थ की लेयर है, ये पेज नंबर 8 पे आप अगर चले जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एस्थेनोस्फेयर आपको मिलेगी, जो कि इसकी वो वाली लेयर है जो कि लिथोस्फेयर के नीचे होती है। द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द हॉट मॉल्टन रॉक्स सिमिलर टू प्लास्टिक इन द asthenosphere is the main driving force behind the movement of the tectonic plates. As a result of these movements, significant landforms are created at the plate boundaries. Asthenosphere and lithosphere move relative to each other at different rates from 0 to 100 millimeters per year. It means that the continents are still moving today. एस्थेनोस्फेयर में गर्म पिघली हुई चट्टानों की मुसलसल हरकत प्लास्टिक की तरह टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत के पीछे असल मुहर्रिक है। यानी असल मुहर्रिक से मुराद ये है कि असल जो हरकत देने वाली चीज़ है। इन हरकतों के नतीजे में प्लेट की हदूद में अहम ज़मीनी शक्लें बनती हैं। एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर हर साल 0 से लेकर 100 मिलीमीटर तक मुख्तलिफ शक्लों में एक दूसरे के निस्बत हरकत करते हैं। इसका मतलब यह है कि बरे आज़म आज भी हरकत कर रहे हैं, ठीक है। यही इस सारे का मतलब था कि आज तक हरकत। टेक्टोनिक प्लेट्स आर डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स को मज़ीद डिवाइड किया जाता है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स में। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होती हैं, आर लाइट एंड थिक। लाइट से मुराद हल्की और थिक थोड़ी सी मोटी, ठीक है। लाइट से मुराद इनकी वेट में हल्की होंगी, ठीक है। ओशनिक प्लेट्स आर हैवियर एंड थिनर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है। ओशनिक जो प्लेट्स है ना, सॉरी मैं इसको गलत बोल गई, ये ओशनिक, ओशन से ना ओशनिक प्लेट्स है। ओशनिक प्लेट्स आर हैवियर एंड थिनर, ज़रा भारी होती हैं। वहाँ पे लाइटर था ना। अच्छा, अब ये नहीं होता कि हम इसे हाथ में उठाए फिरें, बट जाहिर सी बात है ये तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, तो ज़मीन की प्लेट्स हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी फैली हुई हैं, तो इंसान तो इस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये इसमें एक अंदाज़ा है जो कि साइंटिस्ट वगैरह ने लगाया है इसके बारे में कि ये जो होती हैं ना, ये हैवी भी होती हैं, थिनर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से ज़रा पतली भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। ये आपकी डायग्राम बनी हुई है, इसमें बहुत बारीक बारीक से नाम लिखे हुए हैं। साइड बॉक्स देखें, डू यू नो में क्या है। अर्थ क्रस्ट मूव एट रफली द सेम स्पीड एज योर फिंगर नेल्स ग्रोथ। अर्थ क्रस्ट जो है ना, वो इतनी तेज़ी से हरकत करता है जैसे बढ़ता है जितनी कि आपके नाखूनों की ग्रोथ होती है, ठीक है। नाखून कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर ऊपर देखें, ये गोल सा बना हुआ है, एक इसमें पेंजिया लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है, ठीक है। रशिया है, अफ्रीका है, इंडिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है। और पेंजिया से मुराद ये है कि पहले ये सारे बरे आज़म इकट्ठे थे, और ये देखें ये शक्ल दी हुई है, और अब ये इन बिखरे हुए बरे आज़मों के नीचे आप देखेंगे पेज नंबर 9 पे आपको डायग्राम नज़र आएगी कि ये अब अलग अलग हो चुके हैं। पेज नंबर 9 हमारा ख़त्म हुआ। अब हम आगे पेज नंबर 10 पे। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड। 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट दुनिया में कौन सी हैं। नेम ऑफ मेजर प्लेट्स, सबसे पहली है इसमें पैसिफिक प्लेट। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन कौन से इसके अंडर आते हैं। पैसिफिक ओशन आता है, बहुत मशहूर ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से मुराद है बहरुल काहिल, जो कि अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आता है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन दुनिया का, यानी कि बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द लैंड मैस ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड अटलांटिक ओशन। अब नेक्स्ट पे आ गया जी लैंड मैस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अटलांटिक ओशन। दरमियान में ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अच्छा, ये पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है,
ठीक है। बहरुल काहिल, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नंबर 2 पे आ जाता है। द लैंड मैस, लैंड मैस क्या, ज़मीन को कहते हैं, ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका की ज़मीन शामिल है और अटलांटिक ओशन शामिल है, ठीक है। और यूरेशियन प्लेट क्या है, द लैंड मैस ऑफ यूरोप एंड एशिया। अफ्रीकन प्लेट क्या है, द लैंड मैस ऑफ अफ्रीका एंड अटलांटिक ओशन, अफ्रीका की सरजमीन आ जाती है इसमें और अटलांटिक ओशन इसके साथ लगता है, ठीक है। अंटार्कटिक प्लेट क्या है, द लैंड मैस ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक टुकड़ा है, एक खित्ता है पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जो ज़मीन है वो अंटार्कटिक प्लेट कहलाती है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, द लैंड मैस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडिया की जो सरजमीन है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन ओशन, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया इसके साथ जुड़ता है और फिर इंडियन ओशन लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ना बड़े बड़े खित्तों का वो आपको बता रहे हैं कि इनका 7 जो कॉन्टिनेंट है ना, उन इसी तरह 7 प्लेटें बन गई हैं इन 7 कॉन्टिनेंट की। तो ये 7 प्लेटें जो कहलाती हैं ना, ये प्लेट्स जो हैं इनके सबके नाम हम याद करें। सबसे आखिरी है साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। द लैंड मैस ऑफ साउथ अमेरिका एंड अटलांटिक ओशन, अंडरस्टूड सी बात है कि साउथ अमेरिकन प्लेट है तो साउथ अमेरिका के साथ लगती है इसकी ज़मीन, और अटलांटिक ओशन यहाँ पे पाया जाता है। दूसरे नीचे ये लर्निंग एक्टिविटी आ रही है, पेज नंबर 10 है, 6th क्लास ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम वालों का। कट अ पीस ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड इनटू द शेप्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। आप 7 इस तरह के टुकड़े काट लें जो कि पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन द पीसेस, इनको जोड़ें, आपका जिग्सा पजल बन जाएगा और आप क्या हैरान होंगे कि आपके हाथ में क्या होगा, पेंजिया होगा। पेंजिया क्या है, इन सबको जोड़ के इकट्ठा करोगे ना तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ के एक चीज़ पूरी शक्ल बन जाएगी और वो शक्ल होगी पेंजिया की। क्योंकि पेंजिया किसको कहते हैं, ये टुकड़े होने से पहले की शक्ल को कहते हैं साइंसदान। देयर आर सम अदर नॉन मेजर प्लेट, अरेबियन प्लेट है, ठीक है, सेरेबियन प्लेट है, कोकोस प्लेट है, जॉन डी फ्यूका प्लेट है, नेस्का प्लेट है, फिलिपाइन सी प्लेट है और स्कॉटिया प्लेट है, ठीक है। ये सारी भी प्लेट्स हैं, इनके नाम आपने याद करने। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना 7 समुद्रों के नाम याद करने हैं, वो मैं आपको दे दूंगी इमेजेस में, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपने लाजमी उसकी पहचान करनी है। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, these plates move relative to each other while maintaining their direction of movement for millions of years. ये प्लेटें लाखों सालों से अपनी हरकत की सिमत को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के करीब हरकत करती हैं। Tectonic plates can collide, separate or slide past each other. Each tectonic plate boundary interacts with each other in 3 ways. टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा सकती हैं, अलग हो सकती हैं या एक दूसरे से गुजर सकती हैं। टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री एक दूसरे के साथ 3 तरीकों से तामुल करती है, ठीक है। कन्वर्जेंट बाउंड्री है ये। व्हेन प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर इज नॉन एज अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब प्लेट्स एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव करती हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, तो इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। When the Indo-Asian plate collides with the Eurasian plate, ठीक है, जब आपकी ये इंडो एशियन प्लेट जो है ये कोलाइड करती है, कोलाइड करना होता है यानी टकराती है, ठीक है, किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एंड अर्थक्वेक्स अकर, तो पहाड़ जो हैं यानी कि पहाड़ बनते हैं और ज़लज़ले आते हैं, ठीक है, यानी ये ज़लज़लों का बाइस बनती है। कौन कौन, यूरेशियन प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं ना तो ज़लज़ले आते हैं और पहाड़ बनते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, पेज नंबर 11 आ गया 6th क्लास आप लोगों का। द फिनोमिनन ऑफ plates moving away from each other is called divergent boundary. As the plates move apart, magma rises to fill the space. Mid-Atlantic ridge is an example of divergent boundaries where new plates material is made. प्लेटों के एक दूसरे से दूर होने के रुझान को अब देखें, कभी प्लेटें जुड़ती हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाती हैं।
ठीक है। इसकी मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं प्लेटों की, 6th क्लास, इसको समझें, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अब ये दूर हो रही हैं, ठीक है। अब ये जब दूर होती हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे प्लेटें अलग होती हैं, मैग्मा एक ना मादा होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। वो इसके खला को, यानी जो जगह खाली होती है ना इनके एक दूसरे से अलग होने से, तो खाली जगह को भरने के लिए ना मैग्मा उठता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, मिड अंटार्कटिक रिज मुख्तलिफ हदूद की एक मिसाल है जहाँ प्लेट का नया मवाद बनाया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है ना मिड अटलांटिक रिज है, जहाँ पर के मैग्मा बनता है, ठीक है, मटेरियल बनता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री नेक्स्ट आ जाती है, व्हेन टू प्लेट्स स्लाइड पास्ट, ठीक है। क्या होता है कि दे ग्राइंड, जर्क एंड प्रोड्यूस एंड अर्थक्वेक, ठीक है। जब दो प्लेटें गुजरती हैं तो वो पिसती हैं, ग्राइंड होना ना पिसना, झटकती हैं और जलजला पैदा करती हैं। जर्क होता है झटकना, ठीक है, एंड प्रोड्यूस और पैदा करती हैं, एंड अर्थक्वेक एक जलजला पैदा करने का बायस बनती हैं, ठीक है। तो 6th क्लास मूवमेंट ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट्स भी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, डायग्राम आप देखें ध्यान से, और यहाँ मूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लेट्स ये भी इन्होंने दिखाई हुई है। दूसरी बात है बेटा कि ये चीज़ें आपके दिमाग में कोई समझाया जा सकता है, मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया है, लेकिन इसको याद करना आपकी ज़िम्मेदारी है, इसे साथ साथ याद करना है आपने। ये सब्जेक्ट बहुत तंग करता है लास्ट में आके, बच्चे शुरू में इसको ना सही तरीके से करते नहीं हैं, ये गुजरता जाता है और फिर लास्ट आ जाता है, और ये 2 सब्जेक्ट इकट्ठा पेपर होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, और इस वजह से इन पे सही तवज्जो नहीं दी जा सकती है। आपके दूसरे सब्जेक्ट आपको डिस्टर्ब करने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपने उस पर भी सही तरीके से तवज्जो देनी होती है। तो ये आपने ना शुरू से साथ साथ याद करना है, फिर ये आपको तंग नहीं करेंगे, ये आपके तैयार होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो मेन चीज़ें आती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ओशंस हैं, तो ओशन 7 समुद्रों के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपके पास गूगल है, आप गूगल सर्च करें, ज़रूरी नहीं है कि हर ज़रा सी बात पे आप टीचर पे डिपेंड करें, आप चीज़ें खुद भी सर्च किया करें। फजूल इधर उधर जो है अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय ना आप लोग चीज़ें सर्च किया करें उस सब्जेक्ट के हवाले से। आप अपने माइंड को क्लियर करें 6th क्लास से, क्योंकि आगे जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में आती हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती हैं, ठीक है। प्लेट्स टेक्टोनिक्स इन पाकिस्तान, ज्योग्राफिकली पाकिस्तान लाइज एट द बाउंड्री ऑफ द 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडो एशियन एंड द यूरेशियन प्लेट्स, ठीक है। पाकिस्तान ज्योग्राफिकली, अगर ज्योग्राफिकली इसको देखा जाए पाकिस्तान को, तो इसकी जो हुदूद हैं वो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स में होती हैं, ठीक है, आती हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और कौन सी दूसरी है, यूरेशियन प्लेट लगती है। पाकिस्तान लाइज ऑन द चमन फॉल्ट लाइन, तो पाकिस्तान चमन फॉल्ट लाइन में लाई करता है, ठीक है। The boundary between the plates cuts across Pakistan in the northeast and the southwest direction. अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ आ जाती है, ठीक है। The boundary between the plates cut across Pakistan in the northeast and southwest direction, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में शुमाल मशरिक और जनूब मगरबी सिमत में कौन कौन सी बाउंड्रीज फैली गई हैं। द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड्स एंड क्रश इनटू द यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो कोलाइड होता है मिलना, एंड क्रशिस और पिसती है इनटू द यूरेशियन प्लेट्स, ठीक है, कुचलती है, यानी कि यूरेशिया प्लेटों से टकरा कर कुचलती है। और फिर इस सिंध, पंजाब एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लाई ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द इंडियन प्लेट, ठीक है। तो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हैं वो हिंदुस्तानी प्लेट के शुमाल मगरबी कोने पर वाक़या हैं। वेयर एज बलूचिस्तान एंड द मोस्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा लाइज ऑन द मार्जिन ऑफ द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बेशतर हिस्सा यूरेशियन प्लेट के हाशिए पर वाक़या है। द एरियाज विच आर एट द एज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स आर मोर लाइबल टू अर्थक्वेक्स, ठीक है। वो इलाके जो टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर हैं,
ठीक है, किनारे पर हैं, ज़लज़लों के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, यानी यहाँ ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। और ये बात आपने भी देखी होगी कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इन इलाकों में जल्दी ज़लज़ले आते हैं और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसकी रीज़न है, दैट इज़ वाई नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वर सेवरली हिट बाय द अर्थक्वेक इन अक्टूबर 2005। और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से 2005 अक्टूबर में जो बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, जिसकी बहुत तबाही लगी थी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, उसकी रीज़न यही थी कि इलाके शदीद मुतासिर हुए थे ज़लज़ले से। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक्स इन पाकिस्तान, ठीक है, इसमें यूरेशियन प्लेट देखें बनी हुई है, इंडियन प्लेट बनी हुई है और अरेबियन प्लेट बनी हुई है। ठीक है, और ये इसको शो करा रहे हैं आपको कि कहाँ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की हदूद में कौन कौन सी प्लेट्स लग जाती हैं। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशिया प्लेट्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशिया प्लेट जो है ना वो मुस्तकिल हरकत कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। दिस इज़ द रीज़न दैट अर्थक्वेक कंटिन्यू टू अकर इन पाकिस्तान एंड द नेबरिंग कंट्रीज। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इसके पड़ोसी ममालिक में ज़लज़ले आते रहते हैं। ठीक है, कि मुसलसल ये प्लेटें हरकत करती हैं। तो इन प्लेटों की हरकत की इस एरिया में जहाँ पे हमारे ये इलाके वाक़ हैं, जिसकी वजह से ये इलाके इसकी जद में रहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपने इन इलाकों के नाम अच्छी तरह याद कर लेने हैं और इन प्लेट्स के नाम भी आपने बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। आपने ओशंस के ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, और एंटार्क्टिक ओशन जो है ना वो सबसे छोटा समुंदर है और पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा समुंदर है। ये पेज नंबर है 6 क्लास मेरे पास 12। और रॉक्स, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। रॉक्स कहते हैं चट्टानों को, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, और एलिमेंट्स कहते हैं अनासिर को। ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं साथ साथ। एलिमेंट्स, मिनरल्स एंड रॉक्स का बॉक्स देखते हैं सबसे पहले। देयर आर 170 नॉन एलिमेंट्स। ठीक है, 117 जो पहचान में हैं वो एलिमेंट्स हैं। 8 कॉमन एलिमेंट्स, इनमें से 8 कॉमन हैं, आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ठीक है, और मिनरल्स आर मेड ऑफ एलिमेंट्स। मिनरल्स जो हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। एंड द रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, और रॉक्स मिनरल्स से मिलकर बनती हैं। ठीक है, A rock is a mass of natural deposits which forms the solid part of the earth's crust. रॉक कुदरती ज़खायर का एक ऐसा मैस है जो ज़मीन की परत का ठोस हिस्सा बनाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट ज़मीन की परत को कहते हैं। रॉक्स कैन बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो है ना वो थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों की तादाद में मिनरल्स को इकट्ठा करके बन सकती हैं। अ फ्यू और इवन जस्ट वन, और चंद एक को भी इकट्ठा करके बन सकती हैं और शायद एक से भी बन सकती हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, चंद एक या सिर्फ एक। अच्छा, अ रॉक कैन बी डिफ्रेंशिएट को मुख्तसर किया जा सकता है, यानी मुख्तलिफ समझा जा सकता है बाय इट्स मिनरल्स। एक रॉक के अंदर फ़र्क कर सकते हैं आप इसके मिनरल्स की वजह से, हार्डनेस, इसकी सख्ती की वजह से, कलर, इसके रंग की वजह से, ग्रेन साइज़ एंड टेक्सचर। ठीक है, इसके साइज़, अनाज के साइज़ और साख्त से इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, द बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल रॉक्स आर मिनरल्स। तमाम चट्टानों के बुनियादी हिस्से मादनियात होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर सॉलिड इनऑर्गेनिक नेचुरली फॉर्म्ड सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक, ठीक है, गैर नामियाती, इनऑर्गेनिक ठोस गैर नामियाती कुदरती तौर पर बनाए गए मादे होते हैं। क्या चीज़? मिनरल्स यानी कि मादनियात जिसे उर्दू में कहते हैं। दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स विद स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। इनके पास मखसूस कीमियाई मुरक्कबात के साथ क्रिस्टलाइन ढांचे हैं। ठीक है, मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, जबकि मादनियात अनासिर से बनती हैं, एलिमेंट्स से। अच्छा, इसका कंप्लीट डिटेल लेक्चर एलिमेंट्स के हवाले से आप लोगों को चार्ट समेत 8th क्लास के साइंस के लेक्चर्स में से मिल जाएगा, तो आप 8th क्लास में आप इनके हवाले से देख सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को इसकी मालूमात चाहिए हो, नहीं तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के हवाले से उसको खोल खोल के देखें कि इसमें क्या चीज़ होती है, रॉक्स क्या होती हैं। ये सब काम जो है ना बेटा, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसके बारे में जानेंगे उतना आपका मेंटली आप क्लियर होंगे। ठीक है, रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। रॉक्स को मज़ीद 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं?
इसमें नंबर 1 चट्टान आ जाती हैं, इग्नियस रॉक्स आ जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स आ जाती हैं। ठीक है, आप अब ध्यान से नीचे देखें, एक कितनी अहम बात लिखी हुई है पेज नंबर 12 के सबसे लास्ट में। आप देखेंगे कि ये इन्होंने आपको वेबसाइट्स दी हुई हैं कि यहाँ पे ये सर्च करें टाइप्स ऑफ रॉक्स और इसको बच्चे देखें, ये बच्चों के करने के काम हैं। ठीक है, इन रॉक्स को आप सर्च करें और इनके बारे में मालूमात हासिल करें। ये जगह जगह आप लोगों को बताते हैं कि इसके बारे में ऐसे आपको मालूमात मिलेंगी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 13 है, ये अभी इन्हीं रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड एज लावा कूल्स एंड हार्डनेस। लावा के ठंडा और सख्त होने पर ये जो इग्नियस चट्टानें होती हैं ना, ये बनती हैं। ठीक है, लावा इज मोल्टन रॉक मटेरियल इजेक्टेड बाय वॉल्केनोस ड्यूरिंग एन इरप्शन। लावा क्या है जी? लावा पिघली हुई चट्टान है जो आतिशफशा के फटने के दौरान निकाला जाता है। ठीक है, नॉर्मली इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। आमतौर पर इग्नियस चट्टानें जो है ना, वो फितरत में अपनी नेचर के हिसाब से क्रिस्टलाइन होती हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन कौन सी चीज़ होती है? जो शीशे जैसी होती है, शफाफ शीशे जैसी दिखने वाली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन इग्नियस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, intrusive and extrusive rocks. Granite, gabbro, basalt and इग्नियस रॉक्स की आप नीचे देखेंगे ये सारी आपको शक्लें भी इन्होंने दिखाई हुई हैं कि इग्नियस रॉक्स कौन कौन सी होती हैं। इनमें ग्रेनाइट आ जाता है, ये गैब्रो है, फिर बसाल्ट है और फिर रोहोलाइट ये लफ्ज़ है। आर एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ये आप इनको देख लें, इनकी शक्लें बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ हो तो आप इसे चेक करके देख लीजिएगा निकाल के नेट से कि ये क्या शक्लों की होती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, they are distinguished from each other types by their characteristics layer strata formation. That is why they are also called stratified rocks. The material that forms sedimentary rocks is brought by streams, glaciers or even animals. They often contain fossils of animals, plants and other organisms. Shale, sandstones, gypsum, limestone and the conglomerate are examples of sedimentary rocks. ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि इनकी आप खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ से हासिल की जाती हैं। तो ये तलछट की चट्टानें उर्दू में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स को। ठीक है, तो ये दीगर चट्टानों की इकसाम से इनकी खुसूसियात की तहें यानी कि ये है स्ट्राटा यानी कि तबकात की तश्कील से मुमताज़ हैं, यानी इनमें फ़र्क किया जा सकता है। मुमताज़ कहते हैं फ़र्क करने को। दैट इज़ वाई, ठीक है, यहाँ पर यह आ जाता है कि इसीलिए इन्हें सतही पत्थर कहा जाता है। जो मवाद तलछट की चट्टानें बनाता है वो नदियों, यानी ये चट्टानें बनती किस चीज़ से हैं? ये नदियों से, ग्लेशियर से या जानवरों के ज़रिए लाया जाता है। इनमें अक्सर जानवरों, पौधों और दीगर जानदारों के फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं जी? फॉसिल्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा कि फॉसिल्स ये कई 100 सालों तक, कई सदियों तक जब जानवरों के और पौधों के और तमाम चीज़ों के गले सड़े जो नामियात होते हैं ना, वो ज़मीन के अंदर गल सड़ के कई साल पूरे कर लेते हैं ना, एक मखसूस मुद्दत होती है, उसके बाद वो फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ आपको बार बार साइंस में भी आएगा और इन सब जगहों पर आपको ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो ये बकाया जात होते हैं जानवरों के गले सड़े जो कई सालों के बाद फॉसिल में तब्दील हो जाते हैं। दे ऑफन कंटेन फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, और क्या क्या इनमें होता है? शेल, रेत के पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर और कॉन्ग्लोमेरिएट। कॉन्ग्लोमेरिएट इसकी एग्जांपल्स हैं तलछट चट्टानों की। ठीक है, नीचे सबसे पहले कॉन्ग्लोमेरिएट है, फिर नेक्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है शेल और फिर आपका आ जाता है सैंडस्टोन। ठीक है, जिप्सम है और लाइमस्टोन है। ये शक्लें सारी क्लियर दिखाई हुई हैं, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मज़ीद किसी ने
इसके ऊपर मालूमात सर्च करनी हो तो आप ज़रूर गूगल से सर्च करें इसको, आपको अच्छे तरीके से इसकी मालूमात मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेज नंबर 13 पे 6th क्लास आपका ज्योग्राफी का 3rd लेक्चर ख़त्म कर दिया है। पेज नंबर 13 तक रॉक्स के हवाले से हम पढ़ रहे थे, आगे इंशाल्लाह ताला मैं आपको पढ़ा दूँगी नेक्स्ट इसी तरह टाइम निकाल के। तो स्टूडेंट्स मेरी ज़रा कुछ तबीयत भी ख़राब चल रही थी और ये बुक नहीं थी मेरे पास, तो ये बुक अब मैंने मंगवाई है।